गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आपको ये बुक से हम पढ़ा रहे थे, देख लीजिएगा। ये बुक काफ़ी लोगों ने पूछा कि कौन सा बुक है, कौन सा बुक है। आप ये बुक देखिए, बाज़ार में अवेलेबल है, आप लेकर भी पढ़ सकते हैं। सारे प्रीवियस क्वेश्चन इसमें हैं, 3.0, 2.0 और 1.0 का सारे क्वेश्चन इसमें हैं। NCERT SCERT बेस से, ठीक है। आपको उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति ये सब पढ़ा रहे थे। अगला टॉपिक है संघ की न्यायपालिका, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ठीक है। इससे पहले वाले जितने भी क्वेश्चन हैं मेरे पिछले वाले वीडियो में सारे हैं, जाकर आप देख सकते हैं। यहाँ से 36 नंबर क्वेश्चन से पढ़ेंगे। बिल्किस बानो के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य वर्णित है? तो आपका ABCD दिया हुआ है, देख लीजिएगा, इसको पढ़ लीजिएगा और इसका हम डिटेल देखते हैं इसलिए कि इसमें एक से अधिक है। डी क्वेश्चन है, डी ऑप्शन नंबर है, ठीक है। तो इसका डिटेल हम देखते हैं बिल्किस बानो के बारे में। तो बिल्किस बानो केस प्रकरण वर्ष 2002 का है। कब का है? 2002 का। इस केस में 11 दोषियों को आजीवन कारावास की सज़ा दी गई थी, ठीक है। 23 अप्रैल 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार को 50 लाख रुपया मुआवजा देने का निर्देश दिया था। तो कितने का दिया था? 50 लाख का, ठीक है। 15 अगस्त 2022 को गुजरात सरकार ने इन दोषियों को रिहा कर दिया। सितंबर 2022 में बिल्किस बानो ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया और सुप्रीम कोर्ट की 2 सदस्यीय बेंच BV नागरत्ना एवं उज्ज्वल भुइया ने गुजरात सरकार के फैसले को रद्द कर दिया। फिर से इसको देख लीजिएगा, नागरत्ना एवं उज्ज्वल, ठीक है। इसको फिर देख लीजिएगा क्वेश्चन बिल्किस बानो के संबंध में। अगला क्वेश्चन है 37 नंबर। निम्नलिखित में से भारतवर्ष में विधि की शून्यता का कौन सा पहलू पाया जाता है? तो निम्नलिखित में से भारतवर्ष में विधि की शून्यता का कौन सा पहलू पाया जाता है? तो आपका इसमें से ऑप्शन डी है, एक से अधिक है, ठीक है। न्यायपालिका, विवादित कार्यपालिका आदेश या विधायी उपायों को पूर्णता या उनके भाग को शून्य घोषित कर सकती है। एक संविधि पूर्णता या आंशिक रूप से शून्य घोषित की जा सकती है, या एक शून्य विधि को संवैधानिक संशोधन के माध्यम से राज्य द्वारा पुनर्जीवित किया जा सकता है। तो आपका एक से अधिक है, देखते हैं कौन कौन है। 1 to 5 में पूछा गया 2024 में, जो कि कैंसिल हो चुका था, ठीक है। भारतवर्ष में विधि शून्यता का पहलू निम्नलिखित संदर्भ में पाया जाता है, जिसमें न्यायपालिका विवादित कार्यपालिका आदेश या विधायी उपायों को पूर्णता या उसके भाग को शून्य घोषित कर सकती है। एक शून्य विधि को संवैधानिक संशोधन के माध्यम से राज्य द्वारा पुनर्जीवित किया जा सकता है, और एक संविधि पूर्णता या आंशिक रूप से शून्य घोषित की जा सकती है। इस विकल्प में डी सही है। तो इसको देख लीजिएगा फिर से।
भारत एकीकृत न्यायपालिका रखता है। भारत एकीकृत न्यायपालिका रखता है क्योंकि इसमें भी आपका डी है, एक से अधिक है आंसर होगा। तो देख लेते हैं। भारत में एक मौलिक विधि तथा सर्वोच्च स्तर पर सर्वोच्च न्यायालय और उसके नीचे उच्च न्यायालयों के साथ न्याय पाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। दूसरा आपका, उच्च न्यायालय केंद्रीय सरकार के एक उपभाग के रूप में गठित किए गए हैं। तो आपका देखते हैं, डिटेल में देखते हैं कौन कौन सा है। भारत एकीकृत न्यायपालिका रखता है क्योंकि भारत में एक मौलिक विधि तथा सर्वोच्च स्तर पर सर्वोच्च न्यायालय और उसके नीचे उच्च न्यायालय के साथ न्याय पाया जाता है। ठीक है, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 217 के खंड 1 के तहत राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। उच्च न्यायालय राज्य के न्यायिक प्रशासन के प्रमुख होते हैं। उच्च न्यायालय के केंद्रीय शासन के एक उपभाग के रूप में गठित किया जाता है। तो आपका एकीकृत न्यायपालिका के बारे में लिखा हुआ है, फिर से देख लीजिएगा। ये सब क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। देखिए, अब 39 नंबर क्वेश्चन 39, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने किस मुकदमे में सर्वप्रथम संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत दिया? तो किस संविधान के मूल ढांचे को संविधान का सिद्धांत दिया? तो आपका केशवानंद भारती वनाम केरल राज्य है। ठीक है, तो इसका डिटेल देखते हैं, कब पूछा गया। 69 बीपीएससी में 2023 में। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के केशवानंद भारतीय वनाम केरल राज्य 1973 में सर्वप्रथम संविधान के मूल ढांचे की सिद्धांत दिया है। इस निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि संसद मौलिक अधिकारों का संशोधित या सीमित कर सकती है, किंतु संविधान के अनुच्छेद 368 से संसद को संविधान के मूल ढांचे में परिवर्तन का अधिकार प्राप्त नहीं होता है। ठीक है, आपका सर्वोच्च न्यायालय के बारे में कहाँ है? केशवानंद भारतीय वनाम केरल राज्य में। कहाँ? केरल राज्य में 1973 में ये हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कॉलेजियम प्रणाली के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 40 नंबर क्वेश्चन आपका देखिए, पहला क्या है? सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम के एक 5 सदस्यीय निकाय है जिसकी अध्यक्षता भारत के मौजूदा मुख्य न्यायाधीश करते हैं और उस समय इसमें न्यायालय में कार्यरत 4 अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश शामिल होते हैं। ठीक है, दूसरा देखते हैं, संसद ने विधि द्वारा कॉलेजियम प्रणाली का आरंभ किया। तीसरा, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति कॉलेजियम प्रणाली के माध्यम से ही की जाती है। अगला चौथा देखिए, कॉलेजियम प्रणाली के शुरुआत वर्ष 1993 में न्यायाधीश पी.एन. भगवती के ऐतिहासिक फास्ट जज मामले के उपलक्ष्य में की गई थी। तो आपका देखिए ऑप्शन देखिए कौन सा है, कौन कौन सही होगा। आपका डी है, तो डी में आपका 1 और 3 है। एक सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम एक 5 सदस्यीय निकाय है जिसकी अध्यक्षता भारत के मौजूदा मुख्य न्यायाधीश CJI करते हैं और उस समय इससे न्यायालय में कार्यरत 4 अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश शामिल होते हैं। और उसके बाद 3 का है, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश की नियुक्ति कॉलेजियम प्रणाली के मध्य से ही की जाती है। ठीक है, 1 और 3, इसका डिटेल भी देख लेते हैं। ये बुक चाहे तो आप लोग घर
मार्केट में अवेलेबल है, आप मंगवा कर भी अपने से भी पढ़ सकते हैं। और मेरे से देखिए इसका डिटेल। कॉलेजियम प्रणाली न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण की प्रणाली है जो संसद के किसी अधिनियम या संविधान के प्रावधान द्वारा स्थापित न होकर सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों के माध्यम से विकसित हुई है। एक 5 संसदीय निकाय है जिसकी अध्यक्षता भारत के मौजूदा मुख्य न्यायाधीश CJI करते हैं और उस समय न्यायालय में कार्यरत अन्य 4 वरिष्ठ न्यायाधीश शामिल होते हैं। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कॉलेजियम प्रणाली के माध्यम से की जाती है। तो कॉलेजियम के बारे में दिया हुआ है, देख लीजिएगा फिर से। अगला टॉपिक है राज्य के उच्च न्यायालय अधीनस्थ न्यायालय संघ राज्य क्षेत्र। तो इस क्वेश्चन नंबर 41 है 41 नंबर। उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसके पास है? तो किसके पास है? किसी का भी ये रहता है, तो किसी के सबसे जब पहले राष्ट्रपति होते हैं। तो न्यायालय में न्यायाधीश की संख्या निर्धारित करने का अधिकार निम्नलिखित में से राष्ट्रपति के पास होता है। ठीक है, उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है। अनुच्छेद 2017 के अनुसार उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश तथा संबंधित राज्य के राज्यपाल के परामर्श से की जाएगी, जबकि सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश की संख्या संसद द्वारा निर्धारित की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? तो राष्ट्रपति के द्वारा, और सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीश की संसद की तो निर्धारित की जाती है। ठीक है, अगला है पंचायत, नगरपालिका, सहकारी समितियां। ठीक है, टॉपिक क्वेश्चन नंबर 42 है। निम्न में से कौन भारत के प्रधानमंत्री थे जब 73वां एवं 74वां संविधान संशोधन अस्तित्व में आए? तो कौन थे 73वां और 74वां संविधान संशोधन में? तो देखिए आपका पीवी नरसिंह राव। कौन थे? पीवी नरसिंह राव। ठीक है, क्वेश्चन देख लीजिएगा फिर से। देखिए 1 to 5 में पूछा गया है, 3.0 में। तो आपका डिटेल देखते हैं। 73वां और 74वां संविधान संशोधन वर्ष 1993 में लागू हुआ। कब लागू हुआ था? 1993 में। 73वां और 74वां संविधान संशोधन कब लागू हुआ? 1993। इस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? पीवी नरसिंह राव। कौन थे? पीवी नरसिंह राव। 73वें और 74वें संविधान संशोधन के समय में प्रधानमंत्री कौन थे? तो पीवी नरसिंह राव। ईस्वी क्या कौन सा है? 1993। इस संशोधन द्वारा ग्राम पंचायत तथा नगर पंचायत के संवैधानिक रूप प्रदान किया गया था। तो क्या किया था? पंचायत में संवैधानिक रूप से प्रदान किया था। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत में जिला नियोजन समितियों का मुख्य उद्देश्य कौन सा है? तो निम्नलिखित में से भारत में जिला नियोजन समितियों का मुख्य उद्देश्य कौन सा है? तो यहाँ पर ए है आपका पंचायत और नगरपालिकों की योजनाओं को एकीकृत करना। पंचायत और नगरपालिकों की योजनाओं को एकीकृत करना। ठीक है, दूसरा है आपका जनपद प्रारूपी योजना तैयार करना। जनपद पंचायतों के मध्य एकीकृत दृष्टिकोण विकसित करना। तो आपका एक से अधिक ही है, तो देखते हैं डिटेल में। ये भी आपका क्वेश्चन पूछा हुआ है 2023 में। भारत में जिला नियोजन समिति के मुख्य उद्देश्य के संदर्भ में दिए गए प्रश्न एक से अधिक है। ठीक है, विकल्प में, क्योंकि जिले में पंचायत और नगरपालिकाओं द्वारा तैयार की गई योजना को समेकित करने तथा संपूर्ण जिले के लिए विकास योजना का प्रारूप
विकास योजना का प्रारूप तैयार करने के लिए राजस्व जिले या राजस्व जिलों के किसी समूह तथा उसके भाग जो एक ही जिला पंचायत में है के लिए एक जिला योजना समिति का गठन किया जाता है। इसके तहत सरकार जिले में जिला परिषद, ग्राम पंचायत, नगर परिषद और नगर निगम द्वारा तैयार की गई योजनाओं के समेकित करने और पूरे जिले के लिए एक मसौदा विकास योजना तैयार करती है, जिससे पंचायतों के मध्य एकीकृत दृष्टिकोण विकसित करने में सहायता मिलती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 44 नंबर है, तो अगले वीडियो में पढ़ाएंगे। ये वीडियो यहीं तक रखते हैं। ठीक है।